हो जाएंगे सैन्य दुर्ग। आगे बात करते हैं, एक दुर्ग का और प्रकार बचा है जिसका नाम है सहाय दुर्ग। ऐसे दुर्ग राजस्थान में तो नहीं होते हैं। आठवां और दो प्रकार और, एक का नाम है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सहाय दुर्ग। ये सहाय दुर्ग प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, हमेशा राजा महाराजाओं की सहायता करने के लिए दुर्ग होते हैं। कहा जाता है कि ऐसे दुर्ग कभी राजाओं को धोखा नहीं देते हैं। वीर और सदा सहायता करने वाले दुर्ग कौन से हैं? तो वो याद रखना, वो यही दुर्ग है। याद रखना कौन से हैं? वीर व सदा साथ देने वाले दुर्ग, साथ देने वाले दुर्ग, देने वाले दुर्ग। वीर और सदा साथ देने वाले दुर्ग कौन से? तो याद रखना वह दुर्ग हो जाएंगे अपने सहाय दुर्ग। अब हम बात कर रहे थे यहां पर, पहला हमने पढ़ा एरण दुर्ग, दूसरा पारिक दुर्ग, तीसरा पारिध दुर्ग है। पारिध बात क्या होता है आपका, चौथा वन दुर्ग है, पांचवा ओदक है, छठा गिरी है, सातवां सैन्य है, आठवां सहाय हो जाता है। और एक दुर्ग की और बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर पारिक हो गया है अपना, एरण हो गया है, पारिध, वन हो गया है, जल हो गया है, धानवन। एक दुर्ग और बचा है जिसका नाम है धानवन दुर्ग है। 90 नंबर पर एक दुर्ग आता है जिसका नाम है धानवन दुर्ग। ये जो धानवन दुर्ग होता है प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं जिसके चारों ओर क्या होता है? मरुस्थलीय भूभाग, मरुस्थलीय भूभाग में शामिल दुर्ग है। यानी जिसके चारों ओर मरुस्थल रेत ही रेत हो। और ऐसा जो दुर्ग है इसका उदाहरण होता है वो है जैसलमेर का किला। कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। जैसलमेर के किले को हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना इसको हम धानवन दुर्ग के श्रेणी में शामिल करते हैं। यहां तक आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। धानवन श्रेणी में हम शामिल करते हैं, यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये कुछ शुक्र नीति के अनुसार क्या है प्यारे विद्यार्थियों? दुर्ग थे। अब हम बात करेंगे, पहले कुछ दुर्गों की शुरुआत करेंगे। और पहला ही हमारा जो दुर्ग होने वाला है आज का, वह बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है और वह दुर्ग होगा हमारा सिवाना का किला। आज हम जिस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वह दुर्ग है हमारा सिवाना का किला। चलेगा, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देता हूं। हमने पढ़ा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं किले पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर हमने कहा कवि श्यामल दास जी हुए और कवि श्यामल दास जी की रचना थी वीर विनोद। वीर विनोद में राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता किसे बताया गया? तो महाराणा कुंभा को बताया है। महाराणा कुंभा राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। अब कवि श्यामल दास थे, इनको एक कवि राजा की उपाधि दी गई है और ये सज्जन सिंह के द्वारा क्या दी गई? इन्हें कवि राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फिर आता है भारत में राजस्थान का दुर्गों में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका आता है? तो महाराष्ट्र का आता है। दूसरा स्थान किसका आता है? तो मध्य प्रदेश का आता है। पहला स्थान किसका आता है? तो महाराष्ट्र का आता है। दूसरा स्थान किसका आता है? तो याद रखना आपके मध्य प्रदेश का आता है। और तीसरा स्थान किसका आता है प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखना अपने राजस्थान का इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और नेक्स्ट है दुर्गों का वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण था वो शुक्र नीति के अनुसार था। और शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार बताए गए थे? तो 9 प्रकार बताए थे। कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार कितने बताए थे? तो 4 प्रकार बताए गए थे। दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया वो मनुस्मृति में किया गया। दुर्गों का उल्लेख याद रखना कालीबंगा सभ्यता में मिलता है। और सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया गया वो गिरी दुर्ग है। याद रखना सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से? तो याद रखना वे गिरी दुर्ग है। कौन से दुर्ग है? गिरी दुर्ग। मैंने आपको भी जानकारी दी थी। कौटिल्य के अनुसार हम 4 दुर्ग पढ़ते हैं। पहला दुर्ग होता है ओदक दुर्ग है, जिसे जल दुर्ग कहते हैं, जिसके चारों ओर जल से घिरा हुआ बाग हो। धानवन दुर्ग मरुस्थलीय भूभाग में पाए जाने वाले जो दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? रेत ही रेत हो। याद रखना रेत ही रेत हो, ऐसे दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाते हैं। गिरी दुर्ग कौन से होते हैं? पहाड़ी या पठार पर निर्मित दुर्ग है। वन दुर्ग कौन से होते हैं? चारों ओर वन से घिरे हुए दुर्ग है। फिर हमने शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार पढ़ने जा रहे थे। इसमें से पहला प्रकार पढ़ा था एरण। एरण यानी कटीली जो झाड़ियां होती है और पथरीला मार्ग होता है, वह एरण दुर्ग में आते हैं। ए रण रे से याद रखना रणथंबोर होता है सवाई माधोपुर में। पारी ख ख ख से याद रखना खाई है।
पारीख, देखो इधर है ख और इधर है खई, इधर है खई, इधर है खे, इधर है खे और इधर है खाई, यानी पारीख, पारीखा से हो जाएगी खाई। उदाहरण है इसका लोहागढ़, कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। एक है पारीध, इसको पढ़ना पारीद, पारीध को दे पढ़ना, दे से होती दीवार, दे से होती दीवार, पारीध, ध से क्या हो जाएगी? द, दीवार। और इसका उदाहरण है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। नेक्स्ट बात करते हैं वन, ऐसे दुर्ग जिसकी चारों ओर सघन वन हो, और वन वाला दुर्ग है वो है आपका सिवाना का किला। ओदक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसकी चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, इसे हम जल दुर्ग की श्रेणी में लेते हैं। और उदाहरण है गागरोन का किला, इसमें अपन जो परवण नदी के किनारे एक शेरगढ़ का किला है 12 के अंदर, उसे भी शामिल करते हैं। और एक भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उसे भी जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। गिरी दुर्ग की बात करते हैं, ऊंची पहाड़ी पठार पर निर्मित जो दुर्ग होते हैं वह गिरी दुर्ग है, और ये सर्वाधिक इसी प्रकार के दुर्ग राजस्थान में पाए जाते हैं। ये सबसे सुरक्षित दुर्ग और सबसे मजबूत दुर्ग होते हैं, याद रखना। सैन्य दुर्ग हमेशा सैनिकों के अनुकूल दुर्ग होते हैं। सहाय दुर्ग सदा वीर और सदा साथ देने वाले दुर्ग, और राजस्थान में ऐसे दुर्ग नहीं है, याद रखना। राजस्थान में ऐसे दुर्ग नहीं है, ऐसे दुर्ग नहीं है, राजस्थान में ऐसे दुर्ग याद रखना नहीं है। दानवन दुर्ग मरुस्थलीय भूभाग, यानी जिस दुर्ग के चारों ओर रेत ही रेत फैली हुई हो, ऐसे दुर्ग को हम क्या कहते हैं? ऐसे दुर्ग को हम कहते हैं दानवन दुर्ग। ठीक है, अब हमारा जो पहला जो किला होगा वह किला हम पढ़ने जा रहे हैं, और पहला किला होगा हमारा सिवाना का किला। आज से पहले आपने इस प्रकार से कभी नहीं पढ़ा होगा, आज पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। सिवाना का किला, कौन सा किला है? सिवाना का किला। देखिएगा, सिवाना का किला एक्चुअल में बहुत इंपोर्टेंट रहा है, इतिहास में बहुत इंपोर्टेंट दुर्ग रहा है, और वह दुर्ग है अपना सिवाना का किला है। सबसे पहला और इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल में सिवाना का किला है कहां पर, तो आपको बताना है कि यह दुर्ग कहां है। तो सिवाना का दुर्ग याद रखना, सिवाना बालोतरा में। सिवाना कहां पर है? तो याद रखना बालोतरा में। सिवाना का किला सिवाना बालोतरा में है। सर ये जो दुर्ग है एक्चुअल में कौन सी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है? तो याद रखना पहाड़ी हो जाएगी हल्देश्वर पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी है? तो याद रखना हल्देश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है? हल्देश्वर पहाड़ी पर निर्मित एक दुर्ग है, जिस दुर्ग का नाम है सिवाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? हल्देश्वर पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है, इसका नाम है सिवाना का दुर्ग है। अब बात करते हैं आगे कि सर यहां से इस दुर्ग का जो निर्माता है, इस दुर्ग का जो निर्माता है वह निर्माता कौन है? तो याद रखना वीर नारायण। कौन है? वीर नारायण। वीर नारायण इसके क्या माने जाते हैं? निर्माता माने जाते हैं। सर यह जो दुर्ग है ना, ये कौन सी पहाड़ियों में बसा हुआ है? याद रखना पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियों में है? तो पहाड़ियां हो जाएगी यहां पर, याद रखना उन पहाड़ियों का नाम है 56 की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? 56 की पहाड़ियां। याद रखना ये जो दुर्ग है ये 56 की पहाड़ियों में घिरा हुआ दुर्ग है। कौन सी पहाड़ियों में? 56 की पहाड़ियां। अच्छा यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर 56 का मैदान कहां पर है? मैं छोटा सा लिख देता हूं यहां पर 56 का मैदान। क्या लिखता हूं? 56 का मैदान। याद रखना 56 का मैदान जो है ये बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। 56 का मैदान आपको देखने को मिलता है बांसवाड़ा में, जबकि 56 की पहाड़ियां मिलती है आपको बालोतरा से लेकर सिवाना तक के मध्य जो पहाड़ियां हैं, मोकलसर से लेकर सिवाना बालोतरा के मध्य, उन्हें हम जो है वो 56 की पहाड़ियां के नाम से जानते हैं। सर इस दुर्ग के कुछ उपनाम है, बिल्कुल इस दुर्ग के उपनाम है, और इस दुर्ग के उपनाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसे कहते हैं मारवाड़ जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जानते हैं। पहला इनका नाम है वो है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की याद रखना क्या कहते हैं इसे? कुंजी। पहला नाम है जालोर दुर्ग की कुंजी है। दूसरा नाम है कुंभाणा का किला। क्या कहते हैं? कुंभाणा का किला। कुंभाणा का किला कहते हैं। अणखलो सिवाणो कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अणखलो सिवाणो। अणखलो सिवाणो के नाम से भी अपन इसे
जानते हैं। सर ये जो दुर्ग रहा है एक्चुअल में, इस दुर्ग के बारे में हमें ये भी बताया, आप ये भी बताया कि इस दुर्ग के ऊपर एक शाखा हुआ था। क्या हुआ था? शाखा। और इस शाखे की जानकारी मिलती है 1308 में। कब मिलती है? 1308 में। सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ है। सिवाना दुर्ग का क्या हुआ है? याद रखना, प्रथम शाखा। सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा, दुर्ग का प्रथम शाखा। याद रखना, सिवाना दुर्ग का प्रथम जो शाखा हुआ है वह कब हुआ है? तो 1308 में हुआ है। ठीक है सर, यहां पर हम बात करते हैं कि जब ये दुर्ग पहले था, बात करते पूर्व में, तो यहाँ की और क्या विशेषता आती है? देखो, सिवाना के किले को कहते हैं मारवाड़ शासकों की क्या कहते हैं? शरणस्थली। मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली बोलते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या कहते हैं? वंशों, राठौड़ वंशों की शरणस्थली कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शरणस्थली। मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? ये शरणस्थली है कहते हैं। एक आपको पता होगा एकीकरण हुआ था, और उस एकीकरण में मारवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था। याद रखना, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, एक मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था, और ये चल रहा था 1934 के अंदर। इस समय एक व्यक्ति हुए थे मारवाड़ के, उसका नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को प्रजामंडल आंदोलन के तहत क्या कर दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों? इस दुर्ग में कैद किया था। सिवाना दुर्ग में कैद किया था। याद रखना, सिवाना दुर्ग में कैद किया था, यानी इसी दुर्ग के अंदर इन्हें कैद किया गया था, और इनके बाकी साथियों को जो है वो आपके जालोर दुर्ग में कैद किया गया था। ये भी आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। आगे देखते हैं सर और क्या आता है इसके बारे में। जब भी आपको पता होगा मारवाड़ के शासकों पर संकट आता था, तो मारवाड़ के शासक इसी दुर्ग में आते थे, इसलिए इसे मारवाड़ का संकट मोचन दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, मारवाड़ के शासकों का संकट मोचन दुर्ग बोलते हैं। मारवाड़ के शासकों का संकट मोचन दुर्ग है। याद रखना, संकट मोचन दुर्ग। मारवाड़ के शासकों का यह संकट मोचन दुर्ग कहलाता है। यह भी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ी सी सिवाना के प्रथम शाखे के, और ये कब होता है? तो याद रखना 1308 में हुआ था। इस समय याद रखना यहां का शासक कौन था? तो सिवाना का इस समय शासक था, उसका नाम मिलता है शीतल देव। क्या नाम मिलता है? शीतल देव। शीतल देव सोनगरा था। याद रखना, और ये कानड़ देव सोनगरा का भतीजा था। किसका भतीजा था? तो याद रखना, कानड़ देव सोनगरा का क्या था? ये भतीजा था। सोनगरा के भतीजे थे। कानड़ देव सोनगरा के भतीजे थे, जो कि सिवाना पर शासन कर रहे थे। इनकी बात करते हैं। इनकी एक पत्नी थी, बड़ी अच्छी सी सुशील सी प्यारी सी पत्नी थी, जिसका नाम था मेणा दे। शीतल दे की पत्नी का नाम था मेणा दे। इन शीतल दे के एक बड़े ही सेनापति हुए थे, जो इनके साथ विश्वासघात करते हैं। सेनापति, इनके एक सेनापति भी जिसका नाम है बायला। क्या नाम मिलता है? बायला। ये बायला जो सेनापति था, यह इनका विश्वासघाती सेनापति। याद रखना, विश्वासघाती सेनापति। विश्वासघाती सेनापति है। ये किससे मिल गया था? तो याद रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। अलाउद्दीन खिलजी से क्या कर गया था? मिल गया था। कौन मिल गया था? तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी से बायला जो है ये शीतल देव का सेनापति था, जो जाकर किसे मिल गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सर, इस समय आक्रमणकारी कौन था? तो सिवाना के ऊपर जो आक्रमण किया है ना, आक्रमणकारी, उस आक्रमणकारी शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी। AK कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, AK-47। अलाउद्दीन खिलजी का इस समय एक सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का इस समय क्या था? याद रखना, एक सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, और इस सेनापति का नाम मिलता है कमलालुद्दीन गर्ग। कमलालुद्दीन गर्ग, कमलालुद्दीन
कमलालुद्दीन गर्ग। कमलालुद्दीन गर्ग इनका क्या था, याद रखना, सेनापति था। और ये सेनापति और अलाउद्दीन खिलजी सिवाना के ऊपर क्या करते थे, आक्रमण कर देते हैं। अब जब आक्रमण हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर एक सेनापति था जिसका नाम था भाईला, और इस भाईला ने क्या कर दिया था, विश्वासघात किया था शीतल देव सोनगरा के साथ में। ये अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया, और अलाउद्दीन खिलजी को इस दुर्ग के बारे में जो खुफिया जानकारियां थी, वह सारी खुफिया जानकारियां इसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी कि आप जो है इस प्रकार से दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो, ऐसे ऐसे जो है इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार की सारी जो खुफिया जानकारियां थी, वो सारी खुफिया जानकारियां किसको दे दी थी, इसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना को लेकर आता है और इस दुर्ग के ऊपर, ध्यान रखना, 1308 में क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। उस समय शीतल देव ने, याद रखना, यहां पर केसरिया किया है। इस समय आपसे पूछा जाए कि केसरिया किसने किया है, तो याद रखना केसरिया किया है शीतल देव ने। किसने किया है, केसरिया किया है शीतल देव ने, शीतल देव ने यहां पर केसरिया किया है। और यहां पर जो मेणा दे थी, इस मेणा दे ने क्या किया है, तो याद रखना यहां पर जौहर किया है, जौहर किया। मेणा दे ने यहां पर जौहर किया, शीतल दे ने यहां पर केसरिया किया। और इस आक्रमण में याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर ली थी, इस पर विजय प्राप्त करी, याद रखना विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद आपको पता है, ये जो है अपने सेनापति कमलालुद्दीन गर्ग को, इन्हें दुर्ग सौंपकर दिल्ली चला गया। इन्हें दुर्ग सौंप कर कहां चला गया, याद रखना, सौंप कर दिल्ली चला गया, दिल्ली चला गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाड़ा के ऊपर अधिकार कर लिया, तो उनका सेनापति था जिसका नाम मिलता है कमलालुद्दीन गर्ग, और कमलालुद्दीन गर्ग को ये दुर्ग सौंप कर अलाउद्दीन खिलजी कहां चला गया था, दिल्ली चला गया। इस दुर्ग का नाम परिवर्तन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना, इस दुर्ग का क्या किया था, इसका नाम परिवर्तन किया था, नाम इसका परिवर्तन किया था। और इसका नाम परिवर्तन करके रखा था खेराबाद। क्या नाम रखा था, खेराबाद, याद रखना। और ये खेराबाद नाम किसने रखा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। कब रखा था, तो 1308 ईस्वी में इस दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया था, याद रखना खेराबाद रखा है। ठीक है, आई होप यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। हम किस दुर्ग की बात कर रहे हैं, हम सिवाना दुर्ग की बात कर रहे हैं। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं, सिवाना दुर्ग की बात कर रहे हैं। सिवाना दुर्ग एक्चुअल में कब, ये कहां पर है, तो ये सिवाना बालोतरा में पड़ता है। और पहाड़ी कौन सी, तो याद रखना हल्देश्वर पहाड़ी है। और निर्माता कौन है, तो वीर नारायण है। पहाड़ियां कौन सी है, तो 56 की पहाड़ियों में बसा हुआ है। 56 का मैदान कहां है, तो बांसवाड़ा में है। और उपनाम क्या है, तो जालोर दुर्ग की कुंजी है। कुंभाना का किला है, अनखलो सिवानो है। और इसे मारवाड़ शासकों की शरणस्थली के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल के तहत जो एक व्यक्ति हुए राजस्थान के सीएम जय नारायण व्यास, इन जय नारायण व्यास को इस दुर्ग में क्या किया गया था, कैद किया गया था। फिर बात करते कि मारवाड़ शासकों का क्या है, याद रखना संकट मोचन का दुर्ग कहलाता है। कभी भी कोई परिस्थितियां गंभीर हो जाएं तो वो इस दुर्ग में आते थे। मारवाड़ राठौड़ों की क्या कहलाती है, शरणस्थली है। सिवाना के अंदर साका हुआ था, ये साका हुआ है वो हुआ 1308 में। और इस समय जो शीतल देव यहाँ का शासक था, शीतल देव कानड़ देव सोनगरा का भतीजा था। और इनकी पत्नी का नाम था मेणा दे। मेणा दे ने जौहर किया, शीतल दे ने केसरिया किया। आक्रमणकारी यहां पर था, याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमलालुद्दीन गर्ग। जब इस अलाउद्दीन खिलजी की इस दुर्ग पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो ये कमलालुद्दीन गर्ग को सौंप करके वापस दिल्ली चला जाता है। इस कानड़ शीतल देव का एक सेनापति था जिसका नाम था भाईला। भाईला ने शीतल देव के साथ में कर दिया विश्वासघात, और विश्वासघात किया तो ये अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया। और अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया तो अलाउद्दीन खिलजी को इसने सारी खुफिया जानकारियां इनको दे दी थी। अब कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी के पास भाईला पहुंचा कि मुझे मेरा पारितोषिक दिया जाए, मैंने आपको सारी चीजें बताई, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, अरे तू अपने वफादार जो अपने सेना जो शासक हुए, अपने जो अन्नदाता है, जो आपको भोजन दे रहे, उनकी अगर आप नहीं हो पाए तो हमारे क्या होगे। तो इसलिए इस भाईला की क्या कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो मार दिया था इसको बेचारे को। तो ये एक दुर्ग अपना क्या होता है, संपन्न होता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सर
अब कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे अपन? एक दुर्ग लेते हैं अपन, एक छोटा सा दुर्ग है बेचारा, और उस दुर्ग का नाम लेते हैं अपन सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ दुर्ग। देखिएगा सज्जनगढ़ जो दुर्ग है ना, एक्चुअल में ये हमारा दूसरा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ हमारा दूसरा दुर्ग है। अच्छा, यहां पर मुझे जालोर दुर्ग पढ़ाना चाहिए, लेकिन जालोर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो हम पहले सज्जनगढ़ को पढ़ते हैं। देखिए सज्जनगढ़ जो दुर्ग है प्यारा विद्यार्थियों, ये कहाँ है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सज्जनगढ़ कहाँ है, तो ये उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। राणा जी का उदयपुर है। किसका उदयपुर है? तो याद रखना राणा जी का उदयपुर है। जहां पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये सज्जनगढ़ जो दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? याद रखना पहाड़ी हो जाएगी। इस पहाड़ी का नाम है बांसदरी पहाड़ी। बांसदरी पहाड़ी, यानी ये कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो बांसदरी पहाड़ी पर बसा हुआ है। इस दुर्ग का निर्माता कौन है? याद रखना निर्माता। इस दुर्ग का निर्माता है महाराणा सज्जन सिंह। मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है सर, ये दुर्ग जो है ये कब निर्माण करवाया गया? तो याद रखना इस दुर्ग का निर्माण हुआ है 1884 में। कब हुआ था? 1884 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब इस दुर्ग के कुछ उपनाम आते हैं, वह उपनाम हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं यहां से। इसे बोलते हैं मानसून पैलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून पैलेस के नाम से हम जानते हैं। बारिश की अगर पहली बूंद कहीं पर गिरेगी तो बारिश की पहली बूंद जो गिरेगी वो इसी दुर्ग के ऊपर एक महल बना हुआ है 9 मंजिला। उस 9 मंजिला महल की छत पर इसकी क्या गिरेगी? पहली बूंद गिरेगी। इसे कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ का क्या बोलते हैं? याद रखना मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि बोलते हैं, मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग बोलते हैं। और इस दुर्ग से ऊपर से देखने पर पिछोला और फतेह सागर का एक बहुत ही मनोरम दृश्य नजर आता है। याद रखना ऊपर से देखने पर क्या है? चलिएगा, इस दुर्ग से देखने पर, इस दुर्ग से देखने पर पिछोला व फतेह सागर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। पिछोला फतेह सागर का, इस दुर्ग से देखने पर पिछोला व फतेह सागर का मनोरम दृश्य मिलता है। यानी काफी अच्छी लगती है फतेह सागर और पिछोला इस दुर्ग से देखने के बाद। यहां पर याद रखना एक मानसून पैलेस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मानसून पैलेस। यह मानसून पैलेस याद रखना 9 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है। यह मानसून पैलेस 9 मंजिला है। और यहां पर ये महाराणा सज्जन सिंह जी थे। एक्चुअल में जब भी बारिश का, वर्षा का समय होता था, याद रखना सबसे पहली वर्षा की बूंद किस पर गिरती? तो इसी पर गिरती। याद रखना सबसे पहले वर्षा की जो बूंद है, बूंद इसी महल पर गिरती है। इसी महल पर गिरती है। और मेवाड़ के राजा थे जो यहाँ के काफी मजे करने के लिए इस दुर्ग के ऊपर आते थे, और बड़ी अच्छी प्रकार से जब बारिश का समय होता था तो काफी अच्छा मनोरम दृश्य उनको भी मिलता था, उनका मन हल्का हो जाता था। कहा जाता है कि ये जो दुर्ग है वो इतनी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। उदयपुर में इतनी ऊंची पहाड़ी पर कोई दुर्ग नहीं है। उदयपुर में इतनी ऊंची पहाड़ी किसी कोई अन्य स्मारक नहीं। याद रखना इतनी ऊंचाई पर उदयपुर में कोई स्मारक नहीं है। इतनी ऊंचाई पर उदयपुर में कोई स्मारक नहीं है। कोई स्मारक नहीं है।
यानी यह जो दुर्ग बना हुआ है, यह दुर्ग समुद्र तल से 3100 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। याद रखना, यह दुर्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो याद रखना समुद्र तल से 3100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित। समुद्र तल से ये जो दुर्ग है आपका कितने ऊंचाई पर स्थित है, तो 3100 मीटर ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। उस दुर्ग का नाम है, क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है सज्जनगढ़। आगे बात करते हैं कि सर हमने क्या पढ़ा है। हमने बात करी है सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ कहां पर है, तो याद रखना सज्जनगढ़ पड़ता है उदयपुर के अंदर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो याद रखना बांसदरी पहाड़ी है। निर्माता कौन है, तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी हैं। निर्माण कब कराया, तो 1884 में करवाया। ये यहां पर 9 मंजिला महल है जिसका नाम है मानसून पैलेस। और सबसे पहले अगर बारिश होगी तो बारिश की बूंद इसी महल के ऊपर गिरेगी। और यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि उदयपुर में ऐसी ऊंचाई पर कोई स्मारक नहीं बनी हुई है। इस दुर्ग का उपनाम बड़े फेमस है, इसे कहते हैं मानसून पैलेस, इसे कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। समुद्र तल से इस दुर्ग की ऊंचाई है 3100 मीटर। याद रखना, इस दुर्ग से देखने पर पिछोला और फतेह सागर का एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यहां से हम आगे चलते हैं और एक दुर्ग का नाम है, उस दुर्ग का नाम हो जाएगा आपका सराड़ा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, याद रखना सराड़ा दुर्ग है। ये जो सराड़ा दुर्ग पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना ये कहां पर है, तो ये सराड़ा दुर्ग पड़ता है उदयपुर के अंदर। तीसरा दुर्ग है अपना, कौन सा दुर्ग है, तीसरा। और ये कहां है, तो याद रखना ये पड़ता है उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। सराड़ा सॉरी अभी सलुम्बर में है, याद रखना सॉरी टू से, कहां पर है, सलुम्बर में। सर ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को क्या बोलते हैं, तो मेवाड़ का काला पानी दुर्ग बोलते हैं इसको। मेवाड़ का काला पानी दुर्ग है, याद रखना काला पानी दुर्ग है, मेवाड़ का काला पानी दुर्ग है। ठीक है सर, मेवाड़ का काला पानी दुर्ग कैसे हो गया है, क्योंकि इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि कोई भी अपराधी अपराध करता था तो उस समय मेवाड़ के महाराणा द्वारा उसे काला पानी की सजा देने हेतु इस दुर्ग के अंदर कैद कर दिया जाता था। और इस दुर्ग के आसपास में ना बच्चा, ना चढ़ी, ना कोई आसपास कोई जीव जंतु, कुछ भी नहीं है। बस उसको वहीं पर तड़प तड़प कर क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है। इसलिए मेवाड़ का इसे क्या बोलते हैं, काला पानी दुर्ग कहते हैं। याद रखना, इस दुर्ग में कैद किया गया था, किसी को कैद किया। इस दुर्ग में किसको कैद किया, तो एक व्यक्ति हुए हैं मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष। याद रखना, एक व्यक्ति हुए हैं मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष हुए, मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष उनका नाम था बुरेलाल भैया। याद रखना, बुरेलाल भैया था। बुरेलाल भैया को इस दुर्ग में क्या किया गया था, कैद किया गया था। इन्हें कैद किया था यहां पर, याद रखना कैद किया गया, इन्हें इस दुर्ग में कैद किया गया था। ठीक है सर, आप हमें यह बता दीजिए मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। इनके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे, बलवंत सिंह मेहता थे, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। जबकि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक पूछा जाए तो याद रखना मोतीलाल तेजावत। संस्थापक मोतीलाल तेजावत नहीं है, माणिक्य लाल वर्मा है। याद रखना माणिक्य लाल वर्मा है। ये लीजिए, आज हमने कितने दुर्ग पढ़े हैं, 3 दुर्ग पढ़े हैं। कितने दुर्ग पढ़े हैं आज अपने, देखिएगा। आज हमने यहां से शुरुआत करी थी और यहां से हमने पढ़ने के बाद फिर हमने कुछ जानकारियां यहां से पढ़ी हैं। यह पढ़ने के बाद हमने कौटिल्य के अनुसार पढ़ा है, शुक्र नीति के अनुसार पढ़ा है। यहां से कुछ दुर्ग थे और फिर हमने सज्जनगढ़ दुर्ग पढ़ा, सिवाना दुर्ग पढ़ा, सज्जनगढ़ दुर्ग पढ़ा और सराड़ा का किला पढ़ा है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। अपन कल जो चौथा जो किला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किला जालोर का किला। कल पढ़ेंगे अपन जालोर का किला। बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाने वाला हूं। इसमें मैं आपको
फिरोजा की कहानी सुनाने वाला हूं। फिरोजा, और इसमें वीरम देव की आपको कहानी देखने को मिलेगी और काफी जबरदस्त कहानी मिलेगी आपको, निश्चिंत तौर पर, कोई भी इसमें संशय वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए मैं आप सभी से लेता हूं विदा, मिलेंगे कल अपन।